वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। मुझे बहुत अच्छा लगा, हिंदी में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और विश्वास मानिए यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो समय आ गया है कि आपको एक क्वेश्चन किसी विभाग का, एक क्वेश्चन किसी विभाग का, एक किसी चैप्टर का, एक किसी चैप्टर का। ठीक है, तो हिंदी का सेकंड जो है मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन रखे हैं, आप विश्वास मानिएगा आप कहीं ना कहीं बिल्कुल उस, अगर आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ हैं जहां आपके सिलेक्शन की दौड़ है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में दिमाग लगा के रखा है, ऐसे इजी वाली नहीं रखे कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं कोई बता ही देगा, या वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बता देगा, अक्षर किसे कहते हैं वो सब कुछ नहीं रखा। इसके अंदर विशेष रखा है, आप बस दिमाग लगा के बैठ जाइए, कॉपी लेके बैठ जाइएगा और मेरे से पहले आपको करने हैं वो क्वेश्चन। अगर आप कर पा रहे हैं तो सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी मॉडल पेपर सेकंड। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, कलम 2 का यूज करूंगा, ब्लू का और इसका। ठीक है, तो खड़ी बोली में ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब ये जैसे क्वेश्चन आया तो इसकी मोटी मोटी 5 बातें जानिएगा और ये चैप्टर खत्म। जैसे कि एक तो वो पूछेगा कि भाषा कितनी है हमारी, क्या साहब भाषा कितनी है। दूसरा पूछ सकता है उपभाषा कितनी है, बात समझ में आ गई। तीसरा पूछ सकता है बोली कितनी है, क्या बोली कितनी है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए तो हमारे पास कितनी भाषा है। संविधान में मूल जो पहले था वो 14 भाषाओं का वर्णन था, उसके बाद अब जो भाषाएं हैं वो हो गई हैं 22। कितनी भाषाएं? 22। और वो कैसे कैसे जोड़ी गई वो आपको सबको संविधान में पढ़ा चुका हूं। तो फिलहाल भाषाओं की संख्या कितनी है हमारे पास? भाषा है हमारे पास 22 भाषाएं। बात समझ में आ गई। उपभाषा कितनी है? उपभाषा जैसे यही सवाल आया है कि उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो उपभाषा कितनी है बताइएगा। उपभाषा है हमारे पास 5 और बोली कितनी है? ये है 17+1। यहां ध्यान रखना 17 ऑप्शन है तो 18 है तो अब आते हैं उपभाषा। अब जो हिंदी जो बनी है उसकी आदि जननी अगर आएगा तो आंसर लगाना संस्कृत, और अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो अपभ्रंश से भी हिंदी का रूप है, अपभ्रंश। अब आते हैं यहां से सवाल पूछता है अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश और इधर डाल देना तुम भाषा। जैसे वो पूछ सकता है कि अपभ्रंश के क्या क्या रूप हैं, जैसे कि अपभ्रंश का नाम है हमारा नंबर 1 शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी, ध्यान से पढ़ना, नोट्स भी बना लेना। दूसरा है हमारा अर्धमागधी, शोरसैनी अर्धमागधी। तीसरा है हमारा मागधी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे हैं, मैंने काम काम का लिया सब। ठीक है, जो मुझे लगता है क्योंकि समय आ गया है कि स्पेशल पढ़ने का, तो वो पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी, कौन सा पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का रूप है, या राजस्थानी किस अपभ्रंश का रूप है, या गुजराती किस अपभ्रंश का रूप है। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, परागु। क्या याद रखना है? परागु। बस तुम कहोगे शॉर्ट ट्रिक का तो तुम यूज नहीं करते, लेकिन भैया यहां फंस जाओगे इसलिए मुझे करना पड़ा। परागु का मतलब समझते हैं। अब पै का मतलब समझिएगा, साथ साथ नोट करना है, पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। इसी में खत्म कर दूंगा क्वेश्चन में। रा का मतलब समझिएगा, राजस्थानी, राजस्थानी आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लंबा चला जाए कोई बात नहीं। और गु का मतलब है गुजराती। बस ये शॉर्ट ट्रिक आपको यहां पे याद करवा देगी, बात खत्म। बताओ कितनी अच्छी लगी। पूछेगा गुजराती किस अपभ्रंश का है, आप कह दोगे शोरसैनी। पूछेगा राजस्थानी किस अपभ्रंश का, आप कह दोगे शोरसैनी, बात खत्म। बस क्या करना है? परागु। बात क्लियर। अगले पे आते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी का क्या है? अर्धमागधी का सिंपल सा है, अर्धमागधी का एक ही रूप है बस, वो है पूर्वी हिंदी। बात समझ में आ गई, इसलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई। क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी है भाषा? पूर्वी हिंदी। और भैया मागधी सबसे मेन ये है, मागधी में है क्या? बाबू। क्या है? बाबू। वाह, ये भैया दिमाग लगा के बनाई गई हैं, ये कई साल पहले मैंने बना ली थी, लेकिन मौका मुझे आज मिला है आपके सामने पढ़ाने के लिए। तो बाबू का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, पेन का मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा आज। बाबू का मतलब है, बी का मतलब हो गया बिहारी। क्या हो गया? बिहारी। ए का मतलब हो गया असमिया। बात समझ में आ गई? असमिया यानी कि असम वाली।
बी का मतलब बांग्ला और यू का मतलब उड़िया। बात हो गई अपभ्रंश की खत्म, बात क्लियर। सब कुछ नोट कर लीजिएगा, बिटा दूंगा भैया, एक ही है पढ़ना। अब क्या अपभ्रंश 3 है, शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी। शोरसैनी की शॉर्ट ट्रिक परागु। पै का मतलब पश्चिमी, रा का मतलब राजस्थानी, गु का मतलब गुजराती। पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है और मागधी में आती है बाबू। बाबू का मतलब बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। ये अपभ्रंश का रूप खत्म। अब कभी भी उलझन में मत पड़ना, परागु और बाबू और पूर्वी हिंदी का आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। किस पर आते हैं? अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का मतलब क्या है आप समझिएगा। अब ये कह रहा है उपभाषा। उपभाषा हमारी कितनी है वैसे? 5। ठीक है, राजस्थानी, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी और पहाड़ी, ठीक है, ये सब। लेकिन और बिहारी। फिलहाल 3 बहुत ज्यादा मेन है। एक तो पूर्वी हिंदी, याद रखना, दूसरा पश्चिमी हिंदी और तीसरा बिहारी। ये सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि पहाड़ी में अगर पूछेगा तो पहाड़ी का कुमायूनी बता ही दोगे, तो पूछता भी नहीं है। राजस्थान में ढूंढाड़ी, ये भी, क्योंकि राजस्थान का पेपर नहीं है, यहाँ कहा है। बात समझ में आ गई? यूपी बिहार एक जैसे मिलते हैं, इसलिए कुछ याद रखो या ना रखो, ये 3 जरूर याद रखना। सबसे पहले आते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट पश्चिमी हिंदी पर आते हैं। सबसे मेन पश्चिमी हिंदी का विशेष रोल है। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा हमारा कोरवी। कोरवी अब ऐसे भी आ सकता है। कोरवी का मतलब होता है खड़ी बोली, याद रखना। ये कौन सा? खड़ी बोली। एक तो ये हो गया कोरवी, खड़ी बोली। दूसरा हमारा इसमें आएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो कि कहां बोली जाती है आपको पता है? मथुरा। तीसरा बुंदेली, बुंदेलखंड में। और चौथा हो गया कन्नौजी। तो भैया एक तो आप ये याद रख लेना, अगर यहां से सवाल आया, खासकर पहला सवाल भी यहीं से ही है कि कोरवी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली या कोरवी किसके अंतर्गत आती है? आंसर हो गया पश्चिमी। इसके साथ साथ ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और ये याद रखना है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं पूर्वी हिंदी पर। पूर्वी हिंदी की भी कहानी बड़ी अजीब है। यहां शॉर्ट ट्रिक है ABC। क्या शॉर्ट ट्रिक है? ABC। बस ये क्यों शॉर्ट ट्रिक बनाई? क्योंकि उलझन में हो जाओगे आप, पश्चिमी यहां था वहां था, इसलिए। तो A का मतलब अवधि, ठीक है, B का मतलब बघेली और C का मतलब छत्तीसगढ़ी। बात क्लियर हो गई? नहीं होगी एक बार में याद? बस इतना करना है। पेन बदलता हूं मैं भैया, क्योंकि आपको लिखना भी है ये। और तीसरा बिहारी ज्यादा मेन है। ये क्या है बिहारी में? बिहारी में है हमारी, पेन चेंज कर लेता हूं, कोई नहीं। बिहारी में है हमारी 3, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बस ये उसके अंतर्गत आती हैं उपभाषा में, तो वो तुम्हें याद हो गया होगा। अब इसके अंदर क्या है? पश्चिमी हिंदी में कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी इंपोर्टेंट है। पूर्वी हिंदी में ABC शॉर्ट ट्रिक याद रखना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। बात समझ में आ गया? भोजपुरी हो गया, कोई बात नहीं। तो क्लियर होगी बात। अपभ्रंश भी सीख गए, ये भी सीख गए, कितनी भाषा है, कितनी बोली है, सब सीख गए, क्वेश्चन भी सीख गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका आंसर हो गया फिलहाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता होगा, मेरे साथ बताइएगा। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, स, है। तो आंसर हो गया ये। कुछ नहीं करना, इजी था तो इसमें कम समय लगेगा। कुल वर्ण कितने हैं? वाह, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसमें जनरली होता क्या है, एक तो तुम्हारा मौखिक आधार पर व्यंजन होते हैं और दूसरा होता है लिखित आधार पर वर्ण होते हैं। तो याद रखना, अब ये कह दिया, अब ये 2 तरीके से निकलेंगे। एक तो मूल, कौन से? मूल, और दूसरा लिखेंगे टोटल वाले लिखित। तो मूल का मतलब होता है मूल व्यंजन। ऐसे भी पूछ सकता है कि मूल वर्ण कितने हैं, कोई बताओ। मूल वर्ण, इसे जरा ध्यान से समझना। आप कहेंगे हमें तो आता है। मूल वर्ण हमारे कितने होते हैं? जल्दी बताओ। मूल वर्ण हमारे होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। कैसे? अब मूल वर्ण में 44 होते हैं और इधर होते हैं टोटल 52। अब ये 44 कैसे बटेंगे? 33 11 में। देखो 3 1 4 ये, और इधर बटेंगे 39 13 में। बस ये करना है।
अब सवाल में ध्यान देना है, अगर वो मूल लगा दे तो आंसर ये 44, अगर वो टोटल लगा दे तो आंसर 52। तो फिलहाल आंसर इसका क्या हो गया? 52। बात क्लियर? अगर वो लगा देता कि मूल व्यंजन कितने होते हैं तो 33, मूल स्वर कितने होते हैं तो 11, टोटल व्यंजन कितने होते हैं 39। इस पर ध्यान रखना, ये जून स्टैंड में आया था और इस तरीके से बहुत लोग गलत करके आए। नेक्स्ट पे आते हैं, मैं पेन ले लेता हूं। अगला क्या है? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अब उसमें तो होते हैं उसमें व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन भी होते हैं, अयोगवा नहीं होते। अयोगवा का मतलब ये और ये। आगत स्वर आगत व्यंजन दोनों होते हैं। जैसे आगत का मतलब देखो ये इसके नीचे ये लगा दिया, कहीं से आए हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये अयोगवाह नहीं होते, विसर्ग होते हैं ये, देखो ये बात समझ में होगी। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है कौन सा तद्भव शब्द है? अब भैया तद्भव का बस मेरे कहने से एक लिस्ट याद रख लेना। क्या रखना है? आधा तय, ऐसे बना दिया मैंने, व, छ, य, से, त्र, क्र, ये वाला श, ये वाला श, रे, श्रे, ये वाला रे और ये जहां भी आ जाएं वो हो गया तत्सम। बाकी इसके अलावा जो बचा 98% वो हो गया तद्भव। तद्भव चैप्टर हो गया खत्म। जो देहाती सा लगे वो तत्सम तद्भव, और जो संस्कृत सा लगे स्टैंडर्ड लगे वो क्या? तत्सम। तो फिलहाल ये कहीं भी आ जाएं, पेन बदलना पड़ेगा भैया आज, ये कहीं भी आ जाएं वो क्या हो गया? तत्सम। बात खत्म। इतना करना, रटने नहीं है। बात समझ में आ गया? और जो जैसे कि मान लो बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है, बात समझ में आ गया, तो वो हो गया तद्भव। 98% इसके अलावा जो बचे वो क्या कहलाएगा? तद्भव। बस चैप्टर हो गया खत्म। देखते हैं अब देखो पर्यंक, तो ये आ गया नहीं आ गया? देखो ये और मैंने लिस्ट में बताया क्या हो गया, ये तत्सम गलत। फूल, ये अभी इसमें कुछ लग नहीं रहा, इसका कुछ हो सकता है। हरिद्रा, तो देखो ये द में रह आ गया, ये भी। सूची, ये सूची का होता है सुई, क्या होता है? सुई। तो इसका तद्भव क्या हो गया? फूल, क्योंकि फूल का क्या होता है? पुष्प। तो देखो से आ गया ये, और से इस लिस्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तद्भव क्या है? फूल, और उसका तत्सम पुष्प। बस इसे योग नोट कर लेना। बात समझ में आई है? कहीं ना कहीं से निकाले हैं, ये काफी समय का मेरा ये ज्ञान है जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे आते हैं, बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का ये पर्यायवाची आपको याद रखनी है, इसकी भी किसी दिन स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। अब्र ये भी है, बालाहक ये भी है, जीमुत ये भी है, क्या नहीं है? कादम्बरी। ये तो भैया आपको याद रखने हैं, ठीक है? आपको याद है तो अच्छी बात। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? विलोम, शेष अपशेष नहीं, अनुदान अवदान नहीं, उन्नति अवनति। देखो ये इंपॉर्टेंट था, तो ये क्या है? उन्नति अवनति। बात क्लियर? उन्नति का मतलब प्रमोशन, अवनति का मतलब डिमोशन। कुछ सवाल तो इजी से आएंगे। कौन सा मूल का अनेकार्थी है? मूल किसका? मूल का। मूल का मतलब समझाओ, मूल का मतलब समझ गए? मूल क्या है? मूल व्यंजन, मूल स्वर। मूल का मतलब बेस, बेस का मतलब यह है जड़ें होती है ना, मूलांकुर, ठीक है? तो वहां से भी दिमाग लगा सकते हैं, तो ये हो गया जड़। मूल का अनेकार्थी मतलब जड़। कहते हैं ना मूल में पानी दो, मूल। ब्याज कहते हैं ब्याज और मूल, तो मूल का मतलब हो गया बेस, बेस का मतलब जड़। कहते हैं ना मूल मूल वापिस कर दो, तो मूल का मतलब जो ब्याज बिना पैसा था। कहीं से भी दिमाग लगाओ, आंसर आना चाहिए। आगे आते हैं, अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो। वो कह रहा है जिसे संसार के प्रति मोह ना हो वो कौन सा होता है? अब ये बड़ा शानदार सवाल आया, तो वैसे तुमने पढ़ा होगा वैराग्य। उसे क्या हो गया? वैराग्य हो गया उसे। भैया वो उसे कोई मोह नहीं है, वो वैरागी हो गया, वैरागी, विराग में चला गया। लेकिन वो ऑप्शन इसमें रखा नहीं। शीतरागी गलत, अनुरागी गलत, रागी गलत। ये वीतरागी का मतलब है ये वैराग्य में बना है। किसमें बना है? वैराग्य में। तो ऐसी चीजें भी ये चेंज करेगा, तय लगा दिया वीतरागी, तो समझ गए संधि के रूप में लगा दिया। तो फिलहाल वीतरागी या वैरागी। बात क्लियर? ऐसे भी आंसर आएंगे भैया, सीधे सीधे कोई ना आने का।
आगे आते हैं, शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, तुम्हें बताना है कौन सा सही है। रेचक, रोचक, रोचक का मतलब दिलचस्प, चलो सही हो गया। रुख, तरफ, रुख, ये भी। मेघ, बादल, मेद, अज्ञ, ये तो पता नहीं फिलहाल। अजर, जो बीड़ा ना हो, और अजिर, ये हो गया आंगन। तो इसका उत्तर हो गया, आपको याद था तो अच्छी बात, नहीं याद था तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बड़ा ही शानदार सवाल है। जंगल में एक भेड़िया गांव में आ गया, टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। बिल्कुल गलत। टिड्डियों की मंडली मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं, वह पेट के लिए। बिल्कुल गलत। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, जंगल में एक, ये भी गलत। टिड्डियों की मंडली मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं। तो भैया ये जो क्वेश्चन है ये गलत रख दिया इसने, इसमें तो कोई सा भी नहीं आ रहा, तो टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। जंगल से एक भेड़िया, ये में नहीं था, ये था से। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये ठीक था, बाकी इसमें कोई भी नहीं बैठ रहा। आगे आते हैं, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में मैंने क्या बताया है कि सेंटेंस बना के देख लो, अगर उसका सेंस पुल्लिंग पुरुष की तरफ जा रहा है तो पुल्लिंग, और स्त्री की तरफ जा रहा है तो स्त्रीलिंग। देखते हैं, नीचे से चलते हैं या ऊपर से। अब ऊपर से चल लो। मछली मर गई पानी में, तो गई आ गया, गलत। गिलहरी चढ़ गई, चढ़ गया नहीं, गलत। तितली उड़ गई, उड़ गया नहीं, गलत। अब पक्षी उड़ा, पक्षी आ गया, बात समझ में आ गई। चीता आ गया, पानी पिला दिया, तो ये आंसर हो गया। बस अब समझ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा सदैव एक वचन में प्रस्तुत होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, एक वचन का सेंस हो तो एक वचन, बहुवचन का हो तो बहुवचन। जैसे आंसू निकल गए, गए आया ना, तो ये हो गया गलत। बाल काटे गए, काटा गया नहीं, ये भी गलत। होश उड़ गए, ये भी गलत। आकाश, आकाश नीला दिखाई देता है, देते हैं नहीं, देता है, तो ये हो गया एक वचन। बस कुछ नहीं करना इनमें, बस ऐसे ही पढ़ते चले जाना है, सब में यही शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अगला, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इनमें से किस कारक के प्रसंग का वो हुआ है। तो तुमने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने का मतलब पेड़ से या पत्ता गिरता है तो अलग हो रहा है, तो हिमालय से अलग हो रही है नदी, तो इसका मतलब अपादान। ये पढ़ रखे होंगे, तो मैं तेजी से बढ़ रहा हूं, जो आसान है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्ह बताइए। रेखांकित बताना है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो कोई का मतलब ये हो गया, ये सर्वनाम है। अब कोई का मतलब इसका निश्चित नहीं है कि मोहन है, सोहन है, या मैं हूं, कौन है, कोई निश्चित नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां होता मोहन होगा तो वो निश्चय हो गया कि मोहन ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, गुणवाचक विशेषण, यानी कि जिसमें गुण हो। गुण का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव ही गुण हो, गुण मतलब दोनों आएंगे। जैसे देखते हैं, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, तो इसकी कोई गुण की बात तो हो नहीं रही। यह पुस्तक मेरी है, ये भी नहीं हो रही। हमें कपटी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति की विशेषता ये है, व्यक्ति क्या हो गया, संज्ञा, जो मैंने सिखा रखा है, जिसमें से क्वेश्चन निकल के आए, और उसकी विशेषता कैसी है, विशेषता मतलब गुण, कि वो कपटी है। आधी मत समझ लेना, गुण में अच्छा ही आएगा, गुण में निगेटिव भी आता है, तो उसकी विशेषता ऐसी है कि वो कपटी है, तो इसे गुणवाचक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, राम को पत्र लिखे गए, इसमें वाच्य है, ये क्या है, वाच्य है, ये वाक्य कर दिया, कोई बात नहीं, वाच्य है। तो देखो भैया, हमारे पास तीन वाच्य होते हैं, कृत, कर्म और भाव वाच्य। बस 1 मिनट में चैप्टर क्लियर करते हैं। कृत का मतलब होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे पढ़ रखा है तुमने, राम पढ़ता है, तो कर्ता कौन है, राम, उसकी प्रधानता है कि राम ही पढ़ता है और कोई नहीं। बात समझ में आ गई। और कर्म का मतलब कर्म की प्रधानता हो। अब ये तो होगी थ्योरी। शॉर्ट ट्रिक का मतलब यह है, कर्म परम कहीं भी आ जाए, जिसमें 90% गया, गए, गई ये आ जाए, तो वो 90% होता है कर्म।
और भाववाच्य में 90% नेगेटिव सेंस निकलेगा, बात खत्म। क्या निकलेगा? नेगेटिव सेंस। और 98% लास्ट में रहता है ता, जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो शॉर्ट ट्रिक दोबारा समझ लीजिएगा, मैं कलम का इस्तेमाल करता हूं। अगर कृतवाच्य है तो उसमें कर्ता की प्रधानता, बस सिंपल एक्टिव वॉइस बोलते हैं उसे, ठीक है। ही रोट लेटर, बात समझ में आ गई। एक्टिव वॉइस। कर्म का मतलब पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा हो रहा हो, लेकिन हम सेंस नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि 90% गया, गए, है ना, गया, गए, गई, ये आ जाए। और भाववाच्य में 90% नेगेटिव सेंस होगा, यानी कि दया आएगी तुम्हें, नेगेटिव भाव आएगा तुम्हारे मन में। और लास्ट में शॉर्ट ट्रिक में क्या आएगा? ता आएगा, जाता। अब देखते हैं, राम को पत्र लिखे गए। देखो ये शॉर्ट ट्रिक आ गई। तो गए का मतलब क्या हो गया? कर्म वाच्य। इतना करना, किसी के द्वारे तो लिखे गए पत्र, बस इतना था। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट है हमारा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्त हो जाता है, तो वो कौन सी होती है? ये सब पढ़ी होगी तुमने, मैंने पढ़ाई भी है एक दिन। तो ये होती है पूर्वकालिक। जैसे वह नहाकर नौकरी पर चला गया, नौकरी पर चला गया। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिसमें भी का आ जाए, नहा कर आ जाए, कर, नहाकर, धोकर, ठीक है, पढ़कर, वो 90% कौन सी होगी? पूर्वकालिक। सहायक, नामबोधक, भूतपूर्व, ये तुमने पढ़ रखा था, मैंने पहली वीडियो में सब ये बता देंगे। आगे आते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसी की बताएंगे। भूतकाल का उदाहरण है, इसमें बताइएगा भूतकाल का कौन सा है? भूतकाल का मतलब पास्ट में। जाता हूं, गलत। राम घर गया था, तो ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, याद रखना। काल का, काल वहां से सीखे, एक यहां से भी आएगा। तो राम घर गया था, वैसे ये इजी था क्वेश्चन, लेकिन इतना इजी आएगा नहीं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वाह, बताइए कौन सा अव्यय है? अव्यय का मतलब समझ गए? संकेतवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, ये एडवर्ब जिसे बोलते हैं एक तरीके से। तो वो वह लाचार है क्योंकि, उसका कारण है, क्या है? कारण है कि वो अंधा है इसलिए लाचार है। तो कारण का मतलब क्या हो गया? कारणवाचक। इससे आसान क्या होगा? इजी था वैसे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे भारी भी कराएंगे। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये हो गया उपसर्ग उत्मेष, तो ये हो गया ये, और कोई है ही नहीं। उपसर्ग प्रत्यय आप जानते हैं। गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गार, गार का मतलब समझ गए? लास्ट में लगाने पर प्रत्यय और उसका अर्थ निकले। जैसे यादगार, याद प्लस गार, तो यहां भी हुआ है। मदद यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, यहां नहीं हुआ। स्नान प्लस आगार का हुआ है यहाँ, किसका? आगार, तो ये हो गया सही। नेक्स्ट पे आते हैं, निर्जल में कौन सी संधि है? संधि का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा है, ध्यान से समझना। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर ये रे आ जाए, क्या आ जाए? रे, तो किस झोली में जाता है? विसर्ग में। तो निहि प्लस जल। अब इसमें ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, वो आपको पुरानी वीडियो देखनी है, अब इसी में कोई अटके रहना, बहुत चीजें पढ़ानी है भाई। आगे आते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? अब कैसे लगाना है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या सेंस आया इसका? के लिए। अब बताइए कि के लिए किस में आ रहा है? देखते हैं। मुंह के लिए बोला, रसोई के लिए घर, सत्या के लिए घर, घोड़े के लिए गाड़ी, दान के लिए पेटी, पूजा के लिए क्या? यश से प्राप्त, ये गलत हो गया। घोड़ा गाड़ी, अब बताओ कौन सा होगा इसका? अपने आप बताओ, खुद सोच के लिए का भाव जिसमें आ रहा हो। और थोड़ा सा तुमसे भी तो पूछ लूं। तो देखो ये है सत्य के लिए, सच के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, हम जहां जा रहे हैं उसके लिए खर्च दो। तो आंसर हो गया ये, सेंस वहां से निकाला, ऐसे करना है। फिलहाल नेक्स्ट पे आते हैं, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है? संयोजक मतलब समझ गए? सामसिक समास में भी होता है, पुनरुक्त समास में भी होता है, युग्म जोड़े में भी होता है, और ये हो गया सभी। कुछ नहीं करना है, चिन्ह का रूल है। आगे आते हैं, पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा भी कोई मुहावरा आए तो ना उसमें अर्थ में पानी होगा ना आग होगी। ऐसा कोई हो तो देखते हैं, ऐसा कोई है नहीं, चलो कोई नहीं।
पानी में आग लगाना मतलब, यानी कि पानी में आग लगाने का मतलब जबरदस्ती, समझिए पानी में आग लगती नहीं ना। तो देखते हैं, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन के लिए बिल्कुल गलत, जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करवा देना, ये है। मैंने क्या बताया कि स्पेशल अर्थ निकलना चाहिए उसका, एक भाव उत्पन्न होना चाहिए और सबके लिए मैसेज जाना चाहिए, वो ये है। देखो, पानी में आग लगाने मतलब जहां झगड़ा ही ना, क्योंकि मैंने बता दिया ना पानी में आग नहीं लगती, तो जहां झगड़ा ही नहीं होना वहां भी करवा देना, ये आंसर हो गया। इस तरीके से करने हैं, जितना रटोगे रट का कुछ नहीं होगा इनका। आगे, ढाक के वही 3 पात, यानी कि फिर वही बात, ढाक के पात, तो पतझड़ आ गया गलत, ढाक के पत्ते आ गया गलत, ढाक के उपयोगी पत्तों से बिल्कुल गलत, है ना। मैंने क्या बताया कि ना तो ढाक होगा ना पात होगा। अब इनमें तीनों में यही था, क्योंकि उसका कोई विशेष अर्थ होता है, लोकोक्ति या मुहावरा। फिलहाल एक ही बच्चा, परिणाम कुछ नहीं, बात बात कहीं बस वही। क्या करना है, याद रखना, ना तो ढाक होगा ना 3 होगा ना पात होगा, कोई विशेष अर्थ होगा, वो निकला इसमें। बस लोकोक्ति भी खत्म, रटना ना, इनमें रटोगे तो भैया बहुत जीएस भी पढ़नी, करंट भी पढ़नी है। आगे आते हैं, रोला छंद में कितनी मात्राएं हैं। अब ये आते हैं छंद। छंद और रस और अलंकार, ये स्पेशल पढ़ के जाना। मैं पूछने लगूं भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, चल यार 8 या 9, 8 या 9 बस। यहाँ अगर यहाँ मेरे साथ कंफ्यूज है तो आप समझ लो गलत। और आपको याद है भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, अपने मन में सोचो भाई, बता तो सकते नहीं तुम मुझे यहाँ पे आके, वो है 8। अगर आप किसी को 9 याद है तो समझ लो वो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ रहा है और हर चीज मिक्स कर रहा है। छंद में आते हैं, छंद का एक तो गिनने के लिए आएगा, वो मैंने बता दिया, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें इसी टेलीग्राम चैनल पे, मेरे सारे हिंदी विंदी के सब, या मेरे नंबर पे मैसेज कर देना 9720864021, ठीक है। यहां से आपको व्हाट्सएप मिल जाएंगे, वैसे इसी टेलीग्राम पे डाल देंगे हम एक आध दिन में, इसमें से सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल रोला छंद में कितनी मात्राएं, ये तो आएगा अगर इस तरीके से आया, रोला, कुंडली, चौपाई, तो सिर्फ मात्राएं पूछेगा। और गिनने के लिए आया तो दोहा, शोरटा, या ठीक है, दोहा, शोरटा या कुंडली, ये इस तरीके से पूछेगा। बात समझ में आ गई, विषम मात्रिक में। फिलहाल तो इसमें कितनी मात्राएं, ये है 24। रोला का दूसरा नाम ये है रूपमाला, ये सममात्रिक छंद है, ये भी याद रखना। रोला या रूपमाला, इसमें मात्राएं होती हैं कितनी, 24। दैट्स ऑल। आगे आते हैं, कुंद इंदु सम दे उमा रमा करुणा अयन। वाह, मैंने ये अलंकार पहले वाले उसमें पढ़ाया था, पहले वाला जो प्रैक्टिस पेपर था उसमें एक चीज बताई थी कि ये काव्य होता है। आप कितना ही रट लें, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना कुछ शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करें। उसी शॉर्ट ट्रिक के बीच बताओ कौन सा अलंकार है, मैं 1 मिनट आपको देता हूं। कुंद इंदु सम दे है उमा रना करुणा अयन। भाई मेरी समझ में तो कुछ हिंदी आई नहीं, अगर मैं इसे रट के तुम्हें बता भी दूं तो अगली नहीं आने की, क्योंकि ये सबके साथ है। कोई कहना हम अलंकार बहुत अच्छे करा देंगे, तो उसने ये तो पीएचडी कर रखी होगी पर वो पुलिस का फॉर्म भर नहीं सकता। तो भैया इसकी तो ये तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ, ये थोड़ा बहुत सीखो, और या फिर आपका नसीब है कि जो पढ़ के गए वो आ गया। अब आप तो ऐसा तो है नहीं कि 500 यही रट लोगे भाई, और भी चीज तो है। तो फिलहाल शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है इसमें, जल्दी बताओ क्या। चलो कोई बात नहीं, बता दिया होगा तुमने अपने मन में। तो कुंद इंदु सम, सा सम समान। बात समझ में आ गई। पहले वाली जो वीडियो थी उसमें एक प्रतीप अलंकार और था, इसलिए यहां दिक्कत आई थी उसमें। प्रतीप अलंकार जो होता है वो क्या होता है, उपमा का उल्टा। इस बार तो प्रतीप है ही नहीं, तो इसके अर्थ की भी जरूरत नहीं, बस सीधा सा सम समान किस में आता है, उपमा अलंकार में। और जो बस अगर प्रतीप होता तो यहां अर्थ की जरूरत पड़ती, और उसमें भी क्या होता कि जब छोटे की तुलना बड़े से की जाए, मुख सा चंद्र, तो मुख मतलब छोटा, चंद्रमा मतलब बड़ा, तो उपमा। और चंद्र सा मुख, तो यानी कि चंद्रमा बड़े को छोटे में तुलना कर रहे हैं, तो प्रतीप अलंकार। फिलहाल इसमें था ही नहीं, तो आंसर हो गया उपमा। नेक्स्ट पे आते हैं, कामायनी किसकी छायावादी कवि की है, तो ये तो पता होगा, हल्का सवाल लग दिया मैंने धोखे से, जयशंकर प्रसाद। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज नेक्स्ट मिलते हैं रीजनिंग की वीडियो के साथ, फिर जीएस की पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ। प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।